रशिया फिनलैंड बॉर्डर के अलोंग अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहा है। फिनलैंड बॉर्डर के अलोंग ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस ये कंफर्म कर रही हैं कि रशिया का यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। इस वीडियो में हम रशिया के इस स्ट्रेटेजिक मूव के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत रशिया फिनलैंड बॉर्डर के अलोंग मिलिट्री बेसिस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है। ऐसा करने के पीछे रशिया की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए ये सब डिस्कस करते हैं। साल 2023 में फिनलैंड नेटो का मेंबर बना। नेटो ऑलरेडी ईस्टवर्ड एक्सपैंड करते करते रशिया के डोर स्टेप्स पर आ चुका था। बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया ऑलरेडी नेटो के मेंबर बन चुके थे और 2023 में फिनलैंड को शामिल करके नेटो ने अपनी प्रेजेंस रशिया के बॉर्डर पर एक्सटेंड कर ली। रशिया फिनलैंड के साथ 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। अब इस बॉर्डर के अलोंग नेटो की फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। फिनलैंड पहले एक न्यूट्रल स्टेट था, एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता था, वो अब नेटो मेंबर बन चुका था। लंबे समय तक फिनलैंड ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को परस्यू किया था और काफ़ी लंबे समय तक किसी के भी साथ मिलिट्री अलाइनमेंट करने से फिनलैंड बचता था। वेस्ट के साथ फिनलैंड के काफ़ी क्लोज टाइज थे, इसके बाद भी वो नेटो का मेंबर बनने से बचता रहा। लंबे समय तक वो नेटो का मेंबर नहीं बना। इवन जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था तब भी फिनलैंड नेटो का मेंबर नहीं बना था। बट ये सब कुछ चेंज हो गया जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन को इन्वेड किया। यहाँ से रीजन के सिक्योरिटी डायनामिक्स बदले। फिनलैंड, स्वीडन जैसी नॉर्डिक स्टेट्स को डर लगने लगा कि अब वो भी सुरक्षित नहीं है, रशिया अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर सकता है। तो इन लोगों ने अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को छोड़ने का मन बनाया। 2023 में फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ और 2024 में स्वीडन। ये देश अपने मिलिट्री बजट्स बढ़ाने लगे, नए वेपन्स एक्वायर करने लगे और नेटो के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे। जब इन देशों की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी चेंज हुई तो रशिया ने भी अपने मिलिट्री पोस्चर को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना शुरू किया। अपने डोर स्टेप्स पर नेटो की प्रेजेंस का एनलार्ज होना रशिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। अब रशिया की बॉर्डर पर नेटो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल करेगा, ये रशिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। रशिया के मुताबिक यूक्रेन वॉर का शुरू होना नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का ही नतीजा था। इसलिए जब फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया तो ये रशिया के लिए प्राइमरी ट्रिगर था कि अब फिनलैंड बॉर्डर के पास अपने मिलिट्री बिल्डअप को शुरू करे, एटलीस्ट मॉडरेट मिलिट्री बिल्डअप को शुरू करे। क्योंकि रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं कर सकता है यहाँ पर, तो वो फेजेस में यहाँ पर मिलिट्री को बिल्डअप करेगा। रशिया इसे डिफेंसिव मेजर मानता है, जबकि यूरोपियन देश इसे प्रोवोकेटिव स्टेप की तरह देख रहे हैं। रशिया और यूरोप एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव मेजर्स लेते हैं। बट यूरोप जो डिफेंसिव मेजर लेता है वो रशिया को प्रोवोकेटिव लगता है और वाइस वर्सा, रशिया जो डिफेंसिव मेजर लेता है वो यूरोप को प्रोवोकेटिव लगता है। यूरोपियन देश रशिया के थ्रेट से नेटो ज्वाइन करते हैं और नेटो के एनलार्जमेंट को रशिया अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इस तरीके से बॉर्डर्स के अलोंग फोर्टिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, मिलिट्री बिल्डअप देखने को मिलता है। रशिया की एक्सपेंशनिज्म की हिस्ट्री रही है, इस वजह से यूरोप रशिया को सस्पिशन से देखता है। यूक्रेन के इन्वेजन के बाद ये सस्पिशन बढ़ा है। यूरोप में पुतिन के रिविजनिस्ट एजेंडा को लेकर काफ़ी डर है। उनके मुताबिक पुतिन सोवियत एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं। 1991 में कोलैप्स हुए सोवियत यूनियन के ह्यूमिलिएशन को अंडू करना चाहते हैं। तो पुतिन के द्वारा जो मूव्स ली जाती हैं, यूरोप इसे रशिया के लार्जर डिज़ाइन का ही पार्ट मानता है। इस बात के तो चांसेस कम ही हैं कि रशिया नेटो कंट्रीज़ के साथ एक डायरेक्ट वॉर में एंगेज करेगा, क्योंकि नेटो का डिफेंस बजट रशिया से 10 गुना ज़्यादा है और नेटो कंट्रीज़ की कंबाइंड जीडीपी देखेंगे तो रशियन इकोनॉमी की 24 गुना से ज़्यादा है और दोनों साइड्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो पुतिन डायरेक्टली तो नेटो कंट्रीज़ के साथ एंगेज नहीं करना चाहेंगे, बट हाँ, वो रशिया की सिक्योरिटी के लिए डिफेंसिव मेजर्स लेते रहेंगे, जिसकी वजह से टेंशन्स बढ़ेंगी। रशिया के इन डिफेंसिव मेजर से सबसे ज़्यादा अलार्म्ड बाल्टिक स्टेट्स और फिनलैंड ही होते हैं, क्योंकि रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया फॉर्मर सोवियत स्टेट्स थीं, बाद में उन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया था। एक तरह से नेटो ने फॉर्मर सोवियत अलाइंड स्टेट्स को इंटीग्रेट करके रशिया को घेरा है। नेटो के अनुसार वो सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, रशियन अग्रेशन को डिटर करने की कोशिश कर रहा है। रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नेटो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। जिस प्रकार नेटो देश अब अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा रहे हैं, रीजन में आर्मामेंट बढ़ रहा है, इससे युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। रशिया जानता है कि आज के समय में अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए हर समय प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बॉर्डर के अलोंग सस्टेन्ड मिलिट्री प्रेजेंस बहुत आवश्यक है। रशिया अपनी तरफ से एस्केलेशन नहीं चाह रहा है, बट लेकिन डिफेंस के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।
जितने भी डिफेंसिव गैप्स हैं उन्हें भरना ज़रूरी है। रशिया की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की बात करें तो जैसे ही यूक्रेन वॉर खत्म होगा, रशिया अपना और ज़्यादा फोकस आर्कटिक सर्कल जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज को डिफेंड करने में लगाएगा। आर्कटिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण इसे फ्यूचर फ्लैश पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। आगे चलकर आर्कटिक हाईली कंटेस्टेड रीजन होने वाला है। यहाँ पर वास्ट रिजर्व्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अनटैप्ड रिजर्व्स हैं यहाँ पर। जिस हिसाब से ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और धरती के गर्म होने से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक के ये सभी रिसोर्सेज और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे। आर्कटिक रीजन ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। इस गर्मी से बर्फ़ पिघल रही है, जिससे आर्कटिक शिपिंग रूट्स ओपन अप हो रहे हैं। इससे रशिया की कोस्ट के अलॉन्ग नॉर्दर्न सी रूट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, नॉर्दर्न सी रूट ट्रैवल टाइम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इस समय पर जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि सुएज कैनाल और मलक्का स्ट्रेट, नॉर्दर्न सी रूट के फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद इन चोक पॉइंट्स के ऊपर रिलायंस कम हो जाएगी। जाहिर है सभी देश इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहेंगे। आर्कटिक के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने से इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। इसलिए आर्कटिक ग्रेट पावर कंपटीशन का नया थिएटर बनने वाला है। अब आप समझे होंगे ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने में क्यों इंटरेस्टेड हैं, चाइना क्यों पोलर सिल्क रोड के पीछे पड़ा हुआ है और रशिया अपने नॉर्दर्न सी रूट पर क्यों फोकस कर रहा है। यही वजह है कि नेटो भी आर्कटिक प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को अपने में शामिल करके नेटो आर्कटिक बिल्डअप करना चाहता है और रशिया के नॉर्दर्न फ्लैंक को घेरना चाहता है। आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है यूक्रेन इन्वेजन के बाद, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन से पहले यूरोप रशिया पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट था, बट यूक्रेन इन्वेजन के बाद यूरोपियन देश अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ऐसे में आर्कटिक रीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया आर्कटिक एक्सट्रैक्शन में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। आधे से ज़्यादा आर्कटिक कोस्टलाइन रशिया कंट्रोल करता है। रशिया ने आइस ब्रेकर्स के ऊपर हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है। आइस ब्रेकर्स स्पेशलाइज्ड शिप्स होते हैं जो बर्फ़ से भरे हुए पानी में नेविगेट कर पाते हैं। इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बर्फ़ को तोड़ते हुए रास्ता बनाते हुए जाते हैं, जिससे बाकी शिप्स जा सकते हैं। तो इस लार्जर स्ट्रैटेजी के तहत रशिया फेजेस में रीजन में अपना मिलिट्री बिल्डअप इंक्रीज़ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ कर रहा है, बेसिस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। फिनलैंड के साथ अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना इसी लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट है।